हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहां पर कैमरामैन पहले से ही मौजूद होते हैं और बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स भी होते हैं जो कि ली मिनसुंग के लिए वहां पर आए होते हैं क्योंकि वो एक एक्टर हैं और आज वो अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करेंगे जब उसे रैंक मिलेगा। मिनसुंग वहां पर पहले से ही मौजूद होता है और गाड़ी में बैठा होता है। वो कहता है मेरी पब्लिसिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मिनसुंग की गाड़ी में एक रिपोर्टर बैठा होता है जो उसे एक पेपर देकर कहता है मैंने तुम्हारे नाम से आज की हेडलाइन बना ली है। मिनसुंग उसे पढ़ता है और कहता है ये तो बहुत अच्छा लिखा है, आज की हेडलाइन यही होनी चाहिए। मिनसुंग उसे कहता है आज मैं चाहता हूँ सारे टीवी चैनल्स पर सिर्फ मेरे ही बारे में बताया जा रहा हो। उसी टाइम वहाँ पर दो गाड़ियां एक साथ आकर रुकती हैं। सारे रिपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कोई आया है। जैसे ही दोनों गाड़ियों के दरवाजे खुलते हैं, एक गाड़ी से व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यूनहो निकलते हैं, जबकि दूसरी गाड़ी से हंटर्स गिल्ड के मास्टर चॉय जोंगिन निकलते हैं। यूनहो रिपोर्टर्स की तरफ देखकर कहते हैं यहाँ पर इतना ज्यादा रश क्यों है? ये रिपोर्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन्हें किसने बुलाया? वो सारे रिपोर्टर्स उनकी पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं क्या आप लोग यहाँ पर मिनसुंग को रिक्रूट करने के लिए आए हैं? आप लोगों को क्या लगता है मिनसुंग का रैंक कौन सा होगा और क्या कहना है कि वो अपनी शोपीस की दुनिया को छोड़कर एक हंटर बनने वाला है? एक रिपोर्टर यूनहो से कहता है इस बारे में कुछ तो कमेंट करें। यूनहो उनसे कहता है मैं नहीं जानता ये मिनसुंग कौन है, मुझे और कोई कमेंट नहीं करना। यही सवाल वो चॉय जोंगिन से भी पूछते हैं। चॉय जोंगिन रिपोर्टर से कहता है अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, मिनसुंग ने पहले ही रीपर गिल्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है और हम लोग यहाँ पर मिनसुंग के लिए नहीं आए हैं। ये सुनते ही सारे रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कहते हैं हमें तो लगा था ये एक बड़ी खबर बनेगी। यूनहो चॉय जोंगिन से कहता है मैंने सुना है जिनवू ने तुम्हारे अटैक फोर्स को भी बचाया है। चॉय जोंगिन यूनहो से कहते हैं लेकिन हमारी अटैक फोर्स डंजन से जिंदा बाहर आई, तुम लोगों ने तो अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया था। ये बात सुनकर यूनहो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है चाहे जो भी हो हम दोनों ने उससे मदद ली है और वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। चॉय जोंगिन कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर वो उस दिन हमारी मदद नहीं करता तो रीटेक फोर्स पूरी तरह वाइप आउट हो जाती। यहीं पर वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। चॉय जोंगिन कहता है उसको मेरे गिल्ड में होना चाहिए, मैं उसे अपने गिल्ड में लेने के लिए आया हूँ। यूनहो कहता है उस रेड गेट के मामले में मेरे बहुत सारे हंटर्स मारे गए, मेरे गिल्ड को इस हंटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे पास तो पहले से ही 2 S रैंक के हंटर्स हैं। वो दोनों वहीं पर लड़ाई कर रहे होते हैं कि तभी रीपर गिल्ड के मास्टर भी आ जाते हैं जो कि एक S रैंक के हंटर हैं। उनका नाम लिम टेग्यू है। लिम टेग्यू उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ पर किस बारे में लड़ रहे हो? कहीं तुम लोग मिनसुंग को लेकर तो नहीं लड़ रहे? उसकी बात सुनकर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, हमें तुम्हारे ली मिनसुंग या जो भी उसका नाम है उससे क्या लेना देना। लिम टेग्यू उन दोनों को इस तरह बात करते हुए देखकर हैरान हो जाता है और कहता है आखिर इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है? मिनसुंग भी खिड़की से शीशा हटाकर देख रहा होता है और कहता है कोरिया के 2 टॉप गिल्ड्स के मास्टर भी मेरे लिए लड़ रहे हैं, लगता है वो भी मुझे अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं। ड्राइवर मिनसुंग से कहता है हम लोग तैयार हैं, चलिए पहले जाकर इंटरव्यूज देते हैं। साथ ही मिनसुंग गाड़ी से उतरकर नीचे आ जाता है। कैमरामैन जल्दी से उसकी फोटोज लेना शुरू कर देते हैं और उसी टाइम जिनवू की एंट्री होती है। जिनवू भी वहां पर आ जाता है लेकिन उसे कोई भी नहीं पहचानता। जिनवू कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आज इतने ज्यादा रिपोर्टर्स क्यों हैं? जिनवू कहता है कहीं ये सारे रिपोर्टर्स मेरी वजह से तो नहीं आए? क्या इन्हें पता चल गया है कि मुझे S रैंक मिलने वाला है? लेकिन साथ ही वो कहता है ये तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, शायद इन्हें मेरे बारे में पता नहीं। अगर ये सारे इसी तरह मेरे सामने खड़े रहे तो मैं तो टाइम पर एसोसिएशन बिल्डिंग में नहीं जा पाऊंगा। जिनवू उन सारे लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। वहीं पर मिनसुंग का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है जो कि जिनवू को रोक लेता है और कहता है तुम अंदर नहीं जा सकते, अगर तुम एसोसिएशन के वर्कर नहीं हो तो तुम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। जिनवू उससे कहता है लेकिन मुझे अंदर जाना है, आज मेरी अपॉइंटमेंट है। सिक्योरिटी गार्ड जिनवू से कहता है तुम आज अंदर नहीं जा सकते, जहां से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ। मिनसुंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है अरे ये पागल लड़का कौन है, क्यों तंग कर रहा है इसे यहाँ से जल्दी से भगाना होगा, मेरी सारी फेम का कचरा कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाकर जिनवू से कहता है मैंने तुमसे कहा ना यहाँ से दफा हो जाओ, तुम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। उसी टाइम चेयरमैन गोगुन ही अंदर से बाहर आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं तुम्हें किसने परमिशन दी इस लड़के को यहाँ से वापस भेजने की? चेयरमैन गोगुन ही सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं ये लड़का मेरा गेस्ट है और ये मेरे साथ ही अंदर जाएगा। फिर चेयरमैन जिनवू को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। सारे रिपोर्टर ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर वो लड़का कौन था जिसे चेयरमैन गोगुन ही खुद बाहर लेने के लिए आए? वो सारे आपस में यही बात कर रहे होते हैं आखिर वो लड़का है कौन? जबकि मिनसुंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है आखिर वो बेकार लड़का कौन था, इसने तो मेरे सारे मूड को खराब कर दिया, अब पता नहीं मैं इन सारे रिपोर्टर्स को कैसे संभालूंगा। मिनसुंग अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है जल्दी से इस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, आखिर ये है कौन? मिनसुंग सोचता है अब मैं रिपोर्टर्स का ध्यान कैसे बदलूं, इन सबका ध्यान तो उस लड़के की तरफ चला गया है। फिर वो खुद ही प्लान बनाता है चलो इन रिपोर्टर्स को एक नई खबर देते हैं। वो रिपोर्टर्स से कहता है मैं जल्दी से अपनी री
प्रमोशन के लिए जा रहा हूँ। फिर वह अंदर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन दरवाजे के पास मिस्टर वू जिनचुल और कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं जो उसे अंदर नहीं जाने देते। मिस्टर वू जिनचुल कहते हैं, अभी एक और हंटर बिल्डिंग के अंदर है जिसकी रीवैल्यूएशन हो रही है। 11 बजे से पहले तुम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए अपनी बारी का इंतजार करो। मिनसुंग जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और देखता है कि अभी सिर्फ 10 बजे हैं। वो सोचता है अभी तो सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, इसका मतलब जिस लड़के को पहले भेजा गया था वो एक हंटर है और उसकी रीवैल्यूएशन चल रही है। मिनसुंग वू जिनचुल से कहता है, मेरी इवैल्यूएशन का टाइम 11 बजे का है, मुझे जल्दी अंदर जाने दो। बाहर रिपोर्टर्स खड़े हैं और चेयरमैन गोगुन ही मुझे अच्छे से जानते हैं, तुम मुझे जल्दी अंदर जाने दो। वू जिनचुल जवाब देते हैं, अगर तुम्हारी अपॉइंटमेंट 11 बजे की है तो तुम 11 बजे ही एंटर कर सकते हो, अभी यहाँ से चले जाओ। मिनसुंग गुस्से में कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मेरा नाम ली मिनसुंग है, मैं एक एक्टर हूँ और तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। वू जिनचुल जवाब देता है, तुम्हारी अपॉइंटमेंट का टाइम 11 बजे है और तुम 11 बजे ही अंदर जा सकते हो। ली मिनसुंग और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम जानते हो कि मेरे पापा यूजीन आर्किटेक्चर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तुम्हारी एसोसिएशन को यूजीन आर्किटेक्चर से बहुत पैसा मिलता है, इसके अलावा यहाँ रिपोर्टर्स भी हैं और उनके कैमराज ऑन है, अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो इसके रिजल्ट तुम्हें झेलने पड़ेंगे। वू जिनचुल उसे देखते हुए जवाब देते हैं, हाँ मैं तैयार हूँ। मिनसुंग ये सुनकर और भी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या वो हंटर इतना ज्यादा अमेजिंग है कि जब तक वो बिल्डिंग के अंदर है मैं अंदर नहीं जा सकता? तभी वू जिनचुल अपना चश्मा उतारते हैं, मिनसुंग की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो क्या तुम कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने के लिए तैयार हो? मिनसुंग उनकी पावर देखकर डर जाता है। अगला सीन एसोसिएशन के अंदर का दिखाया जाता है। जिन वू चेयरमैन गोगुन ही के साथ चलता हुआ अंदर जा रहा होता है, जबकि यूनहो और चॉय जोंगिन पहले से ही वहाँ खड़े होते हैं। चेयरमैन गोगुन ही जिन वू से कहते हैं, ये दोनों 1 घंटे पहले यहाँ आ गए थे और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूरे 2 साल बाद तुम पहले एस रैंक के हंटर बनने वाले हो, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोई भी नया एस रैंक हंटर सामने नहीं आया और चॉय जोंगिन ने तो तुम्हारी पावर्स को अपनी आंखों से देखा है, इसलिए वो जरूर तुम्हें अपने गिल्ड में ज्वाइन करना चाहेगा। इसके बाद चेयरमैन जिनवू को लेकर एक बड़े से हॉल में चले जाते हैं, जहां पहले से ही एक इवैल्यूएटर खड़ा होता है जिसके हाथ में एक पेपर पैड होता है। वो जिनवू से कहता है, री इवैल्यूएशन शुरू करने से पहले हमें ये तय करना होगा कि तुम्हें हंटर्स की कौन सी क्लास में रखा जाए, तुम कौन कौन सी एबिलिटीज इस्तेमाल कर सकते हो, जरा हमें दिखाओ। जिनवू अपने एक शैडो को बाहर निकालता है और कहता है, मैं ये कर सकता हूँ। चेयरमैन और इवैल्यूएटर दोनों ही हैरान रह जाते हैं। इवैल्यूएटर पूछता है, क्या ये एक समन क्रीचर है? क्या तुम इस तरह के और भी ज्यादा क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकते हो? चेयरमैन कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी पूरी पावर है, तुम कितने ज्यादा क्रीचर्स को बुला सकते हो? जिनवू सोचता है, वैसे भी बहुत सारे लोगों को मेरी एबिलिटी के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए अब इसे छुपाने का कोई फायदा नहीं। पिछली बार भी मैंने उनके सामने हाई ऑर्क को अपना शैडो बना लिया था। इसके बाद जिनवू अपने बाकी शैडोज को भी बाहर निकालता है, जिससे एक पावरफुल मैजिकल एनर्जी रिलीज होती है। चॉय जोंगिन और यूनहो जो बाहर खड़े होते हैं इस एनर्जी को महसूस करके हैरान रह जाते हैं। जिनवू कहता है, मैं लगभग 100 तक ऐसे क्रीचर्स को समन कर सकता हूँ। इवैल्यूएटर पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है, तुम एक शैडो आर्मी को समन कर सकते हो? ये तो अमेजिंग है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर कहता है, ये बहुत ही पावरफुल मैजिकल एनर्जी है और ये डेफिनेटली संग जिनवू से ही आ रही है। पिछली बार जब मैं इससे मिला था तब इसके पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर नहीं थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और जिनवू अपने हाथ में नया हंटर लाइसेंस लेकर बाहर निकलता है। उसके हंटर लाइसेंस पर उसका एस रैंक लिखा होता है। अब वो ऑफिशियल एक एस रैंक हंटर बन चुका है। यूनहो जिनवू से कहता है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? हमें तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन जिनवू जवाब देता है, नहीं, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मुझे कुछ और जरूरी काम करने हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यूनहो कहता है, अगर हम तुम्हारी जगह होते तो इस दरवाजे से कभी बाहर नहीं जाते। जिनवू उनकी बात सुनकर चौंक जाता है और सोचता है, कहीं इन लोगों ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनाया हुआ, इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस दरवाजे से बाहर चला गया तो ये लोग मुझे अपने गिल्ड में नहीं लेंगे। लेकिन जिनवू उनकी बात नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। जैसे ही जिनवू बाहर निकलता है, सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं और उसकी फोटोज लेने लगते हैं। जिनवू ये सब देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसे इस बारे में नहीं पता होता कि उसकी वीडियो लाइव चल रही है और हर न्यूज चैनल पर सिर्फ उसी का चेहरा दिखाया जा रहा है। उसी टाइम हमें जिनवू की बहन का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़कियां उसकी बहन से कहती हैं, जीना, तुम्हारा भाई टीवी पर आ रहा है, अभी लाइव न्यूज चल रही है। जीना कहती है, ये कैसे हो सकता है? मेरा भाई एस रैंक हंटर बन गया, ये कैसे हो गया? इसके बाद हमें जिनवू के बाहर निकलने से 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। मिनसुंग सारे रिपोर्टर्स के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर मुझे लो रैंक भी मिलता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। मैं एक्टिंग करियर छोड़ रहा हूँ। आज के बाद मैं सिर्फ हंटर का काम करूंगा। मैं डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर्स से फाइट करूंगा और लोगों को बचाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आज के बाद मैं एक एक्टर नहीं रहूंगा। उन रिपोर्टर्स के लिए ये बहुत बड़ी खबर होती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक स्टार हंटर बनने के बाद एक्टिंग छोड़ने वाला है। सारे रिपोर्टर्स
मिनसुंग की न्यूज को ही कवर कर रहे होते हैं। मिनसुंग बड़े स्टाइल से खड़ा होकर सोचता है, हाँ जल्दी से मेरी पिक्चर्स लो और मेरी रेटिंग को बढ़ा दो, क्योंकि मैं आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे फेमस कर दो। लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है, ये सब लोग बेवकूफ हैं, मुझे तो पहले से ही अपना ए रैंक मिल चुका है और मैंने रिपेयर गिल्ड को भी ज्वाइन कर लिया है। ये सब बस अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए एक ड्रामा किया जा रहा है। मुझे मेरा रैंक तो 2 साल पहले ही मिल गया था। मिनसुंग अपनी आंखें बंद कर उन रिपोर्टर्स की बातें सुन रहा होता है। सभी रिपोर्टर्स बहुत एक्साइटेड और कुछ दुखी होते हैं क्योंकि मिनसुंग ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। लेकिन तभी उसके कानों में एक रिपोर्टर की आवाज पड़ती है, क्या वाकई में आज एक एस रैंक हंटर वैल्यूएट हुआ है? वहां मौजूद सारे रिपोर्टर्स अचानक शांत हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वो अपने अपने सोर्सेज से कंफर्म करते हैं कि हंटर एसोसिएशन ने आज एक और एस रैंक हंटर की अनाउंसमेंट की है और वो अभी भी अंदर है। फिर रिपोर्टर्स के बीच अचानक हलचल मच जाती है। क्या ये सच है? साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर अनाउंस कर दिया गया है। फिर वो जल्दबाजी में हंटर एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते हैं, जहाँ पर संग जिनवू की जानकारी अपडेट हो चुकी होती है। अरे ये तो वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले चेयरमैन गोगुनही के साथ अंदर गया था। सारे रिपोर्टर्स हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, इसलिए मॉनिटरिंग डिवीजन ने कहा था कि आज एसोसिएशन वाले बिजी हैं। हमें लगा था कि ये सब मिनसुंग की वजह से है, लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही है। इसका मतलब इवैल्यूएशन रूम एस रैंक हंटर के लिए बुक थी, न कि मिनसुंग के लिए। अब सारे रिपोर्टर्स मिनसुंग को छोड़कर संग जिनवू की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। मिनसुंग ये देखकर हैरान रह जाता है। हंटर एसोसिएशन के मेन दरवाजे के सामने मिस्टर वू जिनचुल और उनकी टीम खड़ी होती है। वो रिपोर्टर्स को अंदर जाने से रोकते हैं। रिपोर्टर्स कहते हैं, हमें अंदर जाने दो, हमें एस रैंक हंटर का इंटरव्यू लेना है। मिनसुंग वहीं पीछे खड़ा रह जाता है और सोचता है, ये क्या, एस रैंक हंटर को भी आज ही आना था, उसने तो मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया। वही रिपोर्टर जो पहले मिनसुंग के साथ गाड़ी में था और उसे बता रहा था कि आज की न्यूज की हेडलाइन क्या होगी, अब उसे कॉल करता है और कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो अपनी न्यूज एजेंसी से कांटेक्ट करता है और कहता है, आज की हेडलाइन बदल दो, मिनसुंग को भूल जाओ, एस रैंक हंटर के बारे में लिखो। अब मिनसुंग अकेला बैठा रह जाता है, जबकि सारे रिपोर्टर संग जिनवू की खबर को कवर करने में बिजी हो जाते हैं। उसी टाइम माइनिंग टीम के कैप्टन का सीन दिखाया जाता है। वो अपने मोबाइल पर ये न्यूज देख रहे होते हैं और चौंक जाते हैं। जिनवू टीवी पर क्या कर रहा है? वही आदमी जिसे जिनवू ने पहले आंखें दिखाई थीं जल्दी से कैप्टन के पास आता है और घबरा कर कहता है, मुझे पता था, जैसे ही उसने मेरी आंखों में देखा था मैंने समझ लिया था कि वो एक किलर है। मुझे देखने दो, उसने कितना कुछ बुरा किया है। लगता है हंटर एसोसिएशन वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया है। अब सभी माइनिंग वर्कर्स जल्दी से टीम कैप्टन के पास भागते हैं और टीवी पर न्यूज देखने लगते हैं। जैसे ही वो न्यूज देखते हैं कि संग जिनवू को एक एस रैंक हंटर डिक्लेयर कर दिया गया है, सभी हैरान रह जाते हैं। इसी टाइम जूही भी अपने घर पर बैठी न्यूज देख रही होती है। मिस्टर सग भी न्यूज देख रहे होते हैं, जिन्हों के फादर भी न्यूज देख रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिनवू एक एस रैंक मेज क्लास हंटर बन चुका है। यू जिन्हो भी वहीं बैठा होता है। फादर उससे पूछते हैं, क्या तुमने उसे अपने गिल्ड में शामिल कर लिया? जिन्हो अपने फादर से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसे मना नहीं सका, मैंने उससे बात की थी, लेकिन वो अपना खुद का गिल्ड बनाना चाहता है। उसने मुझे वाइस मास्टर की पोजीशन ऑफर की है। वो चाहता है कि मैं उसके गिल्ड का वाइस मास्टर बनूं। जिन्हो के फादर पहले तो हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर वो जिन्हो से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपना गिल्ड बनाने का फैसला क्यों किया? जिन्हो जवाब देता है, शायद पैसों के लिए। उसके फादर कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास पहले से ही बहुत पैसा है, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसों के लिए मैं एक गिल्ड बनाकर बाकी गिल्ड्स के साथ झगड़ा नहीं कर सकता। जिन्हो फिर पूछता है, तो फिर आपने गिल्ड बनाने का फैसला क्यों किया? उसके फादर कहते हैं, हमने ये फैसला अपनी सिक्योरिटी के लिए किया है। हंटर की पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब इतने ज्यादा एस रैंक हंटर्स बन रहे हैं कि उनकी ताकत किसी पूरी कंट्री से भी ज्यादा हो गई है। एस रैंक हंटर्स के अलावा कुछ वर्ल्ड लेवल हंटर्स भी हैं। ये वो हंटर्स हैं जो पूरी नेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें बना भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। कुछ छोटे देशों में तो एस रैंक हंटर्स को किंग बना दिया गया है और उन्हें असली राजा की तरह ट्रीट किया जाता है। अब सोचो, हमारी सरकार और अधिकारी हमें कितने टाइम तक सेफ रख सकेंगी? हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद कुछ करना होगा। इसीलिए मैंने एक गिल्ड बनाने का फैसला किया था, ताकि हमारे पास भरोसेमंद और पावरफुल हंटर्स हों। ऐसे हंटर्स जो सिर्फ पैसों के पीछे ना भागें, बल्कि हमारे सेफ्टी आर्मर बन सकें। फादर जिन्हो की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे लगता है कि तुमने ऐसा ही एक हंटर ढूंढ लिया है। संग जिनवू बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें चाहिए था। तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है। अब मैं गिल्ड की सारी जिम्मेदारी तुम पर सौंपता हूँ। तुम इस गिल्ड के मास्टर बन सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है। अपने गिल्ड को स्ट्रांग बनाओ, अच्छे हंटर्स को ज्वाइन करो और ऐसे वॉरियर्स ढूंढो जिन पर तुम भरोसा कर सको, क्योंकि बहुत जल्दी एक ऐसा टाइम आने वाला है जब पैसा कोई मायने नहीं रखेगा। तब सिर्फ और सिर्फ पावरफुल हंटर्स ही हमारा सहारा होंगे। जिन्हो कहता है, लेकिन मैं अपने गिल्ड का मास्टर नहीं बनना चाहता। मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं संग जिनवू के गिल्ड का वाइस मास्टर बनना चाहूंगा। इसके बाद हम उन न्यूज रिपोर्टर्स को देखते हैं जिन्हें जिनवू के बारे में पता चल चुका होता है कि वो एक एस रैंक हंटर बन गया है, जो कि साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है। एक रिपोर्टर जिनवू से सवाल पूछता है, जिनवू, तुम तो पहले एक ई रैंक हंटर थे और एसोसिएशन के लिए काम करते थे, तुम्हें कैसा लग रहा है डबल अवेकनिंग के बाद?
जब तुम एक एस रैंक हंटर बन गए हो, इस बारे में कुछ तो कमेंट करो। तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर यूनहो आगे बढ़ते हैं और जिनवू से कहते हैं, अगर तुम इनके साथ यहीं पर बातें करते रहे तो तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ। गिल्ड मास्टर जिनवू के कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन उसी टाइम जिनवू बहुत स्पीड से वहां से गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वल्कन अपनी कुर्सी से गायब हुआ था। जिनवू वही स्किल यूज कर रहा होता है। गिल्ड मास्टर और सारे रिपोर्टर्स पीछे देखते हैं तो जिनवू पहले ही उनके पीछे पहुंच चुका होता है। ये देखकर सारे रिपोर्टर्स और दोनों मास्टर यूनहो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिनवू इतनी ज्यादा स्पीड से वहां पहुंचा कि वो उसे देख ही नहीं पाए। चॉय जोंगिन कहता है, ये तो एक मेज क्लास हंटर है, लेकिन इसके पास इतनी ज्यादा स्पीड है, ये तो एक असैसिन बन सकता है। मास्टर यूनहो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और अपने बीस्ट मोड में आते हैं। वो कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, इवन मैं अपने बीस्ट मोड में भी इसकी मूवमेंट्स को नहीं देख पाया। मुझे पता था कि ये स्ट्रांग है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं, अभी अभी इसने जो स्किल इस्तेमाल की, इतनी ज्यादा स्पीड कि मैं अपने बीस्ट मोड में भी इसे फॉलो नहीं कर पाया। ये पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। इस टाइम जितनी इसकी पावर और स्पीड है, मुझे लगता है कि ये हम दोनों से भी ज्यादा स्ट्रांग है। मास्टर यूनहो बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले तक तो ये इतना स्ट्रांग नहीं था, आखिर ये इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? लेकिन इसकी डबल अवेकनिंग बहुत पहले हो गई थी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको डबल अवेकनिंग मिली है। जिनवू एक ऐसा हंटर है जो ग्रो कर सकता है, जो खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है। सेम टाइम पर यही ब्रेकिंग न्यूज वॉशिंगटन में भी चलाई जा रही होती है, जहां पर हॉस्पिटल में बैठा डोंगसू भी ये न्यूज देख रहा होता है और कहता है, ये तो अभी तक जिंदा है, इसकी मौत तो मेरे ही हाथों से लिखी है। नेक्स्ट सीन में जिनवू ऑक्शन सेंटर पर जाता है, जहां वो अपना रेड ऑर्ब बेचने के लिए आया होता है। ऑक्शन मैनेजर उस रेड ऑर्ब को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मैं सालों से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा आर्टिफैक्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो उसे चेक करने के बाद कहता है, ये तो सच में मैजिकल पावर को 100% तक डबल कर सकता है। मैनेजर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, हमारे पास पहले जितने भी ऑर्ब्स या आर्टिफैक्ट्स हैं, उनकी लिमिट यहाँ तक है कि वो सिर्फ 50% तक पावर इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये तो पावर को 100% तक डबल कर सकता है। अगर चॉय जोंगिन को इसके बारे में पता चल जाए, क्योंकि वो एक फायर टाइप मेज है, तो वो तो यहाँ पर पैसों से भरे बैग लेकर दौड़ता हुआ आ जाएगा। मैनेजर जिनवू से पूछता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? जिनवू जवाब देता है, मुझे ये डंजन में मिला। मैनेजर कहता है, हाँ, इस तरह के आर्टिफैक्ट्स सिर्फ डंजन्स के अंदर से ही मिलते हैं। इसके बाद मैनेजर जिनवू से पूछता है, क्या तुम इसे ऑक्शन में बेचना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, तुम्हें इसके लिए बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। जिनवू कहता है, मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी डीमन कासल को क्लियर करना है, ताकि मैं अपनी मॉम के लिए मेडिसिन बना सकूं। फिर जिनवू सोचता है, लेकिन वहाँ की हीट से बचने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चाहिए होंगे। जिनवू मैनेजर से पूछता है, क्या आपके पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट या बॉडी आर्मर्स हैं जो मुझे फायर से बचा सकें? मैनेजर जिनवू की बात सुनकर हैरान हो जाता है। जिनवू फिर पूछता है, क्या इस तरह के इक्विपमेंट मिलना मुश्किल है? मैनेजर जवाब देता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं, मेरे साथ आओ। जिनवू कहता है, मुझे ऑनलाइन पर तो कुछ भी नहीं मिला। मैनेजर बताता है, एलिमेंटल रेजिस्टेंस वाले जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं, हम उन्हें ऑनलाइन सेल में नहीं डालते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और लोग उन्हें खरीद नहीं पाते। लेकिन ऐसी चीजों को ढूंढना मुश्किल नहीं है, हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। इसके बाद मैनेजर जिनवू को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है, जहां शीशे के बने हुए कैबिनेट्स में बहुत सारे आर्मर्स रखे होते हैं। मैनेजर कहता है, इन आर्मर्स में से कुछ पसंद कर लो, ये सारे फायर रेजिस्टेंट हैं। जिनवू मैनेजर से पूछता है, तुमने कहा कि ये बहुत महंगे हैं, फिर तुमने इन्हें सिर्फ ग्लास कैबिनेट्स में क्यों रखा हुआ है? क्या तुम्हें डर नहीं कि ये चोरी हो जाएंगे? यहाँ पर तो सिक्योरिटी का भी कोई सेटलमेंट नहीं है। मैनेजर हंसते हुए कहता है, ये ग्लास तुम्हें भले ही नाजुक लग रहे हैं, लेकिन ये मैजिकल पावर से म्यूटेट किए हुए हैं, यहाँ तक कि अगर कोई ए रैंक हंटर भी अपनी फुल पावर से इस पर अटैक करे, तब भी ये ग्लास नहीं टूटेगा। जिनवू मैनेजर से पूछता है, क्या वाकई में ऐसा है? मैनेजर कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम इसे हिट करके देख सकते हो। फिर मैनेजर मजाक में कहता है, अगर तुमने इस ग्लास को एक ही हिट में तोड़ दिया तो तुम अपने आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर रख सकते हो। जिनवू सोचता है, मुझे इस ग्लास से मैजिकल एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं है। क्या ये मैनेजर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? जिनवू अपनी पावर रिलीज करता है, अपना पंच तैयार करता है और ग्लास पर मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसी टाइम मैनेजर घबराकर जिनवू से कहता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। अगर तुमने इस ग्लास को तोड़ दिया तो हंटर्स गिल्ड के लोग तुरंत यहाँ आ जाएंगे। मैनेजर आगे कहता है, हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, हमारी पूरी बिल्डिंग की सिक्योरिटी का इंचार्ज हंटर्स गिल्ड वाले हैं। इसके बाद मैनेजर जिनवू की तरफ ध्यान से देखता है और मन में सोचता है, ये तो मेज क्लास हंटर था, फिर इसके पंच में इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है? मुझे तो लगा था कि ये ग्लास को टुकड़े टुकड़े कर देगा। जिनवू मैनेजर से कहता है, क्या यहाँ पर नाइफ या डैगर्स भी मिलेंगे? मुझे वो भी चेक करने हैं। मैनेजर उसे वेपन स्टोर कीपर के पास भेज देता है। स्टोर कीपर उसे एक दूसरे रूम में ले जाता है। मैनेजर ग्लास कैबिनेट की तरफ देखता है और हैरान रह जाता है, ये क्या, इस ग्लास पर तो क्रैक आ गया है। मैनेजर सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़के ने बिना इसे टच किए ही इसमें क्रैक डाल दिया? अगर उसने इसे पंच मार दिया होता
तो तब क्या होता? जिनवू वेपन स्टोर में जाकर एक डैगर उठाता है और स्टोर कीपर से पूछता है, ये डैगर कितने का है? स्टोर कीपर जवाब देता है, ये 30 मिलियन वॉन का है। जिनवू सरप्राइज होते हुए कहता है, ये तो मेरे डैगर से भी ज्यादा बेकार है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसके स्टैट्स भी कुछ खास अच्छे नहीं है, फिर भी इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? फिर जिनवू अपनी इन्वेंट्री से नाइट किलिंग डैगर निकालता है और स्टोर कीपर से पूछता है, ये वेपन कितने का होगा? स्टोर कीपर डैगर को ध्यान से देखता है और हैरान होकर कहता है, ये तो बहुत ही कमाल का है, ये कम से कम 100 मिलियन वॉन का तो होगा। जिनवू ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्या मैंने इस डैगर को सिर्फ 2 मिलियन गोल्ड में खरीदा था? क्या ये रियल वर्ल्ड में 100 मिलियन वॉन का बिक सकता है? फिर जिनवू सोचता है, किम संगशिक की जो सोर्ड मेरे पास पहले थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी कीमत भी 3 मिलियन वन थी, और जिन्हों ने जो बॉडी आर्मर पहना हुआ है वो भी 10 मिलियन वन का होगा। फिर जिनवू मन ही मन कहता है, अगर मैं स्टोर से खरीदी हुई चीजों को रियल वर्ल्ड में इतना महंगा बेच सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने क्रिस्टल को बेचना चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा काम की चीज है। इसके बाद हम व्हाइट टाइगर गिल्ड का सीन देखते हैं। गिल्ड मास्टर यूनहो अभी भी परेशान बैठे होते हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि कोई हंटर खुद को इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर सकता है। जब मैं अपने बीस्ट मोड में होता हूँ तो मेरी आंखें किसी की भी एबिलिटीज देख सकती हैं। जब रेड गेट इंसिडेंट में मैं जब जिनवू से पहली बार मिला था तब वो मुझसे कमजोर था, लेकिन कल जब मैंने उसे देखा तो वो मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो रोजाना ग्रो करता है? उसकी स्ट्रेंथ इतनी तेजी से कैसे बढ़ती जा रही है? कल उसकी पावर देखकर मैं बेवकूफ लग रहा था कि मैंने उसे अपने गिल्ड में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन जिनवू के पास इतनी पावर है कि वो अपना खुद का गिल्ड बना सकता है। अगर वो इसी तरह ग्रो करता रहा तो एक दिन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि वो अकेला ही 5 बड़े गिल्ड्स के बराबर होगा। मुझे लगता है कि मैंने और चोई जोंगिन ने अपना टाइम बर्बाद किया उसे अपने गिल्ड में लाने के लिए, लेकिन व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड मैनेजर अभी भी डिटरमिन्ड होते हैं और कहते हैं, चाहे हमारे गिल्ड मास्टर ने उसका पीछा छोड़ दिया हो, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। मैं संग जिनवू को अपने गिल्ड में शामिल कराऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। फिर मैनेजर जिनवू के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं। जैसे ही मैनेजर उसके अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहां पहले से बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं। मैनेजर कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज हम उससे मिल पाएंगे, यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है। इस बीच जीना खिड़की से बाहर झांकती है और कहती है, रिपोर्टर्स तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी एक रिपोर्टर ऊपर देखता है और जीना को खिड़की से झांकते हुए देख लेता है। वो बाकी सभी रिपोर्टर्स को इशारा करता है, जल्दी से ऊपर देखो। सभी रिपोर्टर्स अपने कैमरे ऊपर कर लेते हैं। जीना नीचे छुप जाती है। जिनवू जीना से कहता है, क्या मैं नीचे जाकर उन रिपोर्टर्स से कहूँ कि हमें अकेला छोड़ दें? जीना उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कभी भी मत करना। पहले से ही इंटरनेट पर तुम्हारी बुराई हो रही है क्योंकि तुमने रिपोर्टर्स को इंटरव्यू नहीं दिया था, इसीलिए लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। जिनवू हैरान होकर पूछता है, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? जीना जवाब देती है, तुमने रिपोर्टर्स को इंटरव्यू नहीं दिया, उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, अब इससे ज्यादा बुरा और क्या करोगे? उसी टाइम दरवाजे पर नॉक होती है। जीना घबरा कर कहती है, मुझे लगता है कि रिपोर्टर्स यहाँ तक पहुँच गए हैं। जिनवू गुस्से में दरवाजा खोलता है और कहता है, क्या तुम लोग यहाँ से दफा नहीं हो सकते? लेकिन सामने का सीन देखकर वो हैरान रह जाता है। सामने जिन्हो खड़ा होता है और उसने पीठ पर बैग टांगा हुआ होता है। जिन्हो रोते हुए कहता है, मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? जिनवू कहता है, लेकिन तुम तो अपने फादर के साथ नहीं रहते थे, तुम्हारा खुद का अपार्टमेंट था। जिन्हो जवाब देता है, वो अपार्टमेंट भी मेरे फादर के नाम पर था, उन्होंने मुझे वहां से भी निकाल दिया। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? जिनवू बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर देता है। जीना पूछती है, ब्रदर ये कौन है? क्या ये तुम्हारा कोई दोस्त है? जिनवू कहता है, नहीं, मैं इसे नहीं जानता, मैं इससे कभी नहीं मिला। जिन्हो बाहर से दरवाजा पीटते हुए कहता है, प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? इसके बाद हम जिन्हो के फादर का सीन देखते हैं। जिन्हो की मदर गुस्से में कहती है, आपको नहीं लगता कि आपने हमारे बेटे के साथ बहुत ज्यादा गलत कर दिया? जिन्हो के फादर कहते हैं, अगर उसे आजादी चाहिए तो उसे अपनी पावर से कमानी होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो जिनवू के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मैंने उससे कहा था कि वो गिल्ड को संभाल सकता है, लेकिन फिर भी वो जिनवू के गिल्ड में जाना चाहता है। तभी जिन्हो के फादर अचानक अपनी आंखों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जिन्हो की मदर पूछती है, क्या हुआ? जिन्हो के फादर कहते हैं, मुझे सब कुछ डबल दिख रहा है, और फिर वो नीचे गिर जाते हैं। जिन्हो की मदर घबरा जाती हैं और कहती हैं, आप ठीक तो हैं? और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।